बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिससे आपकी आर्थिक उन्नति तो होगी ही, साथ में आप सभी का विकास भी होगा। आइए, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेती के साथ साथ पशुपालन करने के लिए ले सकते हैं अनुदान। पक्का मकान निर्माण के लिए मछुआरे ले सकते हैं वेद व्यास आवास योजना से लाभ। नींबू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद नेपाली। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसानों के लिए खेती के साथ साथ मिश्रित रूप से सूकर, बकरी और कुक्कुट पालन की योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान के पास कुल 4 एकड़ जमीन होना चाहिए, जिसमें जल संसाधन की सुविधा हो। इसमें किसानों को अनुदान दिया जाएगा। किसान भाई इस योजना से लाभ लेने के लिए और विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए अपने प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रांची जिला के पेशेवर मछुआरों को वेद व्यास आवास योजना के तहत पक्का मकान देने की योजना है। इस योजना से वैसे पेशेवर मछुआरे लाभ ले सकते हैं जो बीपीएल श्रेणी के हों और उनके पास पक्का आवास नहीं हो। इन्हें पक्का मकान बनाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए का अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए रांची जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान इमारती लकड़ी वाले पौधे लगाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इसमें वैसी इमारती लकड़ी वाले पौधे लगाएं जो कम अवधि में तैयार होता हो और वो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल हो। इस लिहाज से गम्हार और शीशम का वृक्षारोपण कर सकते हैं। राज्य के किसान वानिकी कार्य से भी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। घरों के चौखट, खिड़की, दरवाजे बनाने के लिए गम्हार और शीशम की लकड़ियों की अच्छी मांग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसान शीशम और गम्हार के पौधे लगा सकते हैं। इन दोनों प्रजाति के वृक्षों की खासियत ये है कि कम अवधि में बेचने लायक तैयार हो जाते हैं और ये झारखंड की मिट्टी एवं मौसम के अनुकूल है। जी, इमारती में जैसे शॉर्ट में मतलब कम समय में आप चाहते हैं उगाना, उसके लिए गम्हार उपयुक्त है। या आपका शीशम भी उसके लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ पे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये दो जो प्रजाति है बहुत यहाँ के लिए उपयुक्त है। राज्य के जो किसान बागवानी फसल कागजी नींबू की खेती करना चाहते हैं, वे मई से पौधा लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में नींबू के बेहतर फलन के लिए उन्नत प्रभेद नेपाली, पूर्वी या कागजी कलान लगा सकते हैं। नींबू का पौधा लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। पौधा कतारों में लगाएं। कतारों के बीच 5 मीटर और पौधों के बीच भी 5 मीटर की दूरी रखें। नींबू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद नेपाली, पूर्वी या कागजी कलान लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 1500 से 1600 फल प्रति पौधा है। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान भाई टांड खेत में लगे फसल में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां मिली। मौसम की मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी से भी रूबरू हुए। जानकारियां हमारे पास और भी है। वक्त हो गया है छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम है और इस मौसम में फलों का राजा यानी आम का भी सीजन है। आम की हम देखभाल किस प्रकार करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को हो सके, और उसके लिए ज़रूरी है कि समेकित कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी हो। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम जानेंगे कि आम के फसलों में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें। डॉक्टर साहब, अभी आम का पौधा लगा हुआ है और आम में मंजर भी आ गए हैं। ऐसे में अगर प्रबंधन की बात करें तो किसान क्या क्या प्रबंधन कर सकते हैं? देखिए सर, प्रथम तो मैं कहना चाहूँगा इस झारखंड राज्य में इस साल आम की जो फसल है बहुत ही अच्छी है। बहुत से सुंदर मंजर निकले हुए हैं और इसमें काफ़ी किसान भाई आय प्राप्त कर सकते हैं अगर वो छोटी छोटी बांटों को ध्यान दें। अगर सारा कुछ करने के बाद भी अगर वो कीट प्रबंधन के ऊपर और कीट व्याधि के प्रबंधन के नियंत्रण के ऊपर या प्रबंधन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको काफ़ी हानि होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में बताना चाहूँगा खास करके किसान भाइयों की जो आम है उसको वो काफ़ी मैंने कीट व्याधि से बचाने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से ही उसका वो उपचार करें ताकि उनको काफ़ी लाभ हो। अभी के समय में किसान भाई का मंजर आ गया है, बहुत सारे में छोटे छोटे टिकोले बन रहे हैं और इस समय में खास करके एक कीड़ा लगता है मधुआ कीड़ा, जो कि वो काफ़ी हानि पहुँचाता है। यह दो तरह से आम की फसलों को हानि पहुंचाता है। इसके जो मधुआ कीड़े जो होते हैं ये रस चूसते हैं मुलायम पत्तियों से, मंजरों से, और रस चूसने के बाद ये एक स्राव करते हैं, मधु स्राव करते हैं, जो कि किसान भाई देखेंगे काला काला चिपचिपा चीज उसके पत्ते पर चिपक जाता है और जब वो चिपक जाता है तो पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो रुक जाती है, इसलिए पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और दूसरा सबसे नुकसान ये होता है कि वो मधु स्राव करने से उसमें एक बीमारी आ जाती है, जो उससे बीमारी का भी प्रकोप हो जाता है और आप देखें किसान भाई का पूरा बगीचा चट करता हुआ काला हो जाएगा। मंजर में दाने मंजर में खास करके फलन का बहुत ही झड़ जाएगा या बहुत ही कम होगा। और ख़ास करके इस समय इसको किसान भाई को रोकना बहुत ज़रूरी है और इसका खास करके तब ज़्यादा प्रकोप होता है अगर मौसम आजकल देखते हैं बदल रहा है, कहीं पानी पड़ जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो बदलते मौसम में बादल हो या हल्की बारिश हो जाए, इस तरह के मौसम में इस कीट का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है और इससे किसान भाइयों को बचना चाहिए। और अभी हमारे किसान भाई देख रहे हैं कि जिनके आम के बगीचे हैं और इस तरह के मौसम आ रहे हैं तो पटवन कर देते हैं, तो क्या उचित है इस समय मंजर के समय पटवन कराना? खास करके उनको मतलब पर्याप्त मात्रा में उनको नमी मिलना चाहिए। और जहाँ तक रही मधुआ के बचने की बात, अगर वो दिख रहा है किसान भाई के अगर टिकोले बन गए हैं तो अभी के समय में किसान भाइयों को कहूँगा कि एक कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। उसके लिए सबसे बढ़िया दवा आती है इमिडाक्लोरोपिड। उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी मिला दें, या बाजार में उपलब्ध है मोनोक्रोटोफास भी है, उसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी मिला दें और साथ ही साथ उसमें 2 ग्राम कार्बाबेंडाजिम हो जाए वो मिला दें, या
मैंकोजेब मिले वो मिला दें और दोनों को मिला के मिश्रित करके ही एक बार वो अपने मंजरों पर छिड़काव कर दें। इससे होगा कि जो पत्ते धुल भी जाएंगे और खास करके और जो भी मधुआ कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। और अगर मधुआ कीड़ा का प्रकोप हुआ है, अगर वो मधु का स्राव किया है, अगर कोई बीमारी आने की संभावना है तो हमें कार्बामेंडाजिम या मैंकोजेब डालने से उसका भी बचाव हो जाएगा। तो मेरा ये सवाल मेरा ये किसान भाइयों से आग्रह होगा कि इसको तो आप निश्चित रूप से कर दें, क्योंकि अभी देख रहे हैं मौसम बदल रहा है और इस कीट की तीव्रता बढ़ सकती है। और ख़ास करके आम में जब टिकोले बन ही गए हैं तो इसको एक बार आप जरूर छिड़काव कर दें। और साथ ही साथ मैं किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूँगा कि अपने बाग को साफ रखें, क्योंकि अगर बाग साफ रहेगा, आपका खरपतवार नहीं रहेंगे तो उसमें मधुआ कीड़ा का प्रकोप भी कम होगा। और जब भी बगीचे लगाते हैं तो उसको उचित दूरी पर लगाएं काफ़ी, ताकि पौधों को कुछ रोशनी ही मिलती रहे, इससे भी उस कीट का प्रकोप कम होगा। तो अभी किसान भाई अभी वर्तमान के समय में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और इसका उपचार करें ताकि उनको काफ़ी लाभ हो, मंजर को कोई नुकसान ना हो। अगर मंजर को नुकसान होगा तो फलन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों के आम के पेड़ में पत्ते जो होते हैं उनके पीछे कुछ कीड़े लग जाते हैं, दाना टाइप के हो जाते हैं, वो क्या है और उनसे बचाव कैसे करें? देखिए, आम के फसल में करके प्राय झारखंड राज्य में मैं बता दे रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से 2-3 तरह के कीड़े लगे। एक तो मधुआ कीड़ा जो अभी लगा, एक तो कीड़ा होता है जड़ों में लगता है, खास करके दीमक लगता है, और बहुत सारे कीट है जो जड़ में लगते हैं, और एक तो छाल के नीचे भी आकर कीड़े को काटते हैं। तो खास करके जहाँ भी किसान भाई को इसका प्रकोप दिख रहा हो तो बहुत अच्छा। एक कीड़ा अभी के समय में बदलते परिवेश में एक मीली बग है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। आम ही में नहीं, वनस्पति और भी फसलों में हो रहा है। उसका सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं, वो भी काफ़ी रस चूसते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों को कीड़ों का बचाव करने के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि फलों के जड़ों के पास अच्छी कोड़ाई करें और उसको साफ़ कर लें। और ख़ास करके अगर दीमक लगा हुआ है तो वहाँ पर नीम की खल्ली हो, करंज की छड़ी हो या मिथाइल पैराथियन डस्ट हो, उसका आप छिड़काव करें। और ख़ास करके आप देखें हो किसान भाई, बगीचे में दीमक जो है पूरा जड़ के ऊपर भी कॉलोनी बना लेता है। तो किसान भाई उसको तोड़ दें, तोड़ने के बाद उसमें आप उसको झाड़ दें। झाड़ने के बाद अगर चूना है तो चूने से पौधों को रंग दें, और रंग देने के बाद उससे क्या होगा कि जितने भी पुराने जो छाल हैं उसको भी तोड़ दें, उसमें बहुत सारे कीट छुपे रहते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत सारे भूमि में रहने वाला कीड़े से बचाव हो जाएगा। और किसान भाई खास करके जो मीली बग कीड़ा है, जो उससे बचाव करने के लिए एक आता है ट्री बेंडिंग, बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा उपचार हो जाता है। खास करके किसान भाई एक पॉलीथीन की शीट ले लें, चादर ले लें, उसको है ना पेड़ के चारों तरफ जड़ की तरफ बांध दें। बांधने के बाद ऊपर में भी गांठ लगा दें, नीचे भी गांठ लगा दें, क्योंकि ये जो मीली बग कीड़ा होता है ये रहता है ज़मीन में, और ज़मीन से वो चलता है और चढ़ते हुए ऊपर पौधों पर पहुंचता है। तो वो अगर हम लोग ट्री बेंडिंग कर देंगे, प्लास्टिक की चादर को बांध देंगे चारों ओर पेड़ के पास, तो वो कीड़ा उस पर चढ़ नहीं पाएगा, और चढ़ने के बाद वो चढ़ नहीं पाएगा तो उसके लिए अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो अगर इस तरह से हम लोग कर दें तो बहुत सारे जो रहते हैं भूमि में कीड़े रहते हैं, उससे उसका बचाव हो जाता है। अब हम चलते चलते आपसे जानना चाहते हैं कि जब इस तरह के कीड़े लग जाते हैं तो समेकित कीट प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो आम के साथ कौन सा ऐसा पौधा लगाएं कि कम से कम कीट आम के पौधे पर आकर्षित हो? देखिए, ऐसा नहीं, आम के साथ बहुत सारे मतलब पौधे लोग लगाते हैं। जब पौधे छोटे होते हैं तो उसमें मैंने एग्रीकल्चर क्रॉप लगा देते हैं, तरबूजा लगा देते हैं, खरबूजा जो भी ज़मीन है, मूंग भी लगा देते हैं। तो उसकी तो आदमी खेती करें खास करके, तो उससे भी काफ़ी बचाव होता है। क्योंकि आप कोई खेती करेंगे उस बीच में जगह में, खाली जगहों में, तो आपका खेत साफ रहेगा। जब आपका खेत साफ रहेगा तो कीट प्रकोप का भी प्रभाव कम होगा। और जहाँ तक रही समेकित कीट प्रबंधन की बात, तो हम लोग किसान भाई शुरू से ही ध्यान दें। जैसे आजकल झारखंड राज्य में आप देखते होंगे कि आम की पत्तियों पर छोटे छोटे गाल, मतलब सूट टाइप के बन जाते हैं, और कभी कभी आप देखेंगे जैसे मंजर निकलता है वहाँ पर भी गाल बन जाते हैं, जो कि उस चीज़ में वो मंजर निकलता ही नहीं है। तो उस टाइप के कीड़ों को प्रबंधन करने के लिए खास करके ये समय होता है, अगस्त का महीना ही है। वो जो कीट होते हैं अगस्त के महीने में अंडे देते हैं, तो उस समय हमको ध्यान देना है। तो अगस्त के महीने में ही हमें, अगस्त के दूसरे तीसरे वीक में एक दवा आती है क्लोरोपाइरीफॉस, उसका या इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उससे में छिड़काव करें तो उससे काफ़ी बचाव होगा। क्योंकि अगर कीट से अंडे दे दिए, अंडे से पिल्लू निकल गया, वो गाल बना दिया, तो गाल बन जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता है।
और किसान भाई अपना समुचित करने के लिए वो ध्यान रखें कि अपने बगीचों को बिल्कुल साफ रखें। वो हर एक महीने में देखते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं डाली होते हैं, डाली के अंदर कीड़े छेद करके खा जाते हैं और डाली सूख जाती है, उससे भी किसान भाइयों को काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कहना चाहूँगा, जब आम के फल आप तोड़ते हैं तो जो भी सूखी हुई डाली हो उसको छांट दें। छांटने के बाद अगर खास करके वो जो कीड़ा अगर लगता है, डाली को छेद करने वाला कीड़ा, तो उसका भी बहुत ही हल्का उपाय है, एक नुकीली तार से लेकर उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद डाइक्लोरोफास नाम की दवा आती है, उसको रुई में मिला करके उसके अंदर डाल दें, या किरासन तेल या पेट्रोल मिला कर डाल करके कोई गीली मिट्टी से या गोबर से उसको ढक दें। तो ऐसा कर देने से भी बहुत सारा कीड़े का नियंत्रण हो जाता है। और खास करके किसान भाई मेरे ये ध्यान रखें कि फसल की हमेशा आम की फसलों के होने के बाद बागीचों को साफ रखें और उचित सिंचाई करते रहें। अगर खरपतवार अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे कीट जो है ऑटोमेटिक ही नहीं आएंगे। और शुरू से देखते रहें कि जड़ में लग रहा है कीड़ा तो दीमक डालें, दीमक लग रहा है तो उसके लिए मिथाइल पैराथियन डालें, या फिर करंजी खल्ली हो, नीम की खल्ली हो, और उचित मात्रा में नमी बनाए रखें, खेत को साफ सुथरा रखें, ट्री बेंडिंग करें, तो इससे काफ़ी लाभ होगा। खास करके झारखंड राज्य में इन्हीं दो कीड़ों, मधुआ कीड़ा और गाल मेकर, इनसे बहुत नुकसान पहुँचता है। और अभी के समय में किसान भाई मधुआ कीड़े को जरूर नियंत्रण करें, ताकि जैसे ही बादल होगा फिर उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा जोहार। किसान भाइयों, कैसी लगी ये जानकारी? हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। किसान भाइयों, जानकारी एक और है, लेकिन आइए हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, झारखंड में गरमा मक्के की खेती और उसके प्रभेद हम किस प्रकार करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। तो सीधे चलिए अपने विशेषज्ञ के पास और जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि झारखंड में गरमा मक्का की क्या संभावनाएं हैं एवं उसकी खेती के विषय में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये जानकारी दें कि गरमा मक्का जो झारखंड में उपजाई जाती है उसकी क्या संभावना है। देखिए, यहाँ पे किसान ज़्यादातर खरीफ, क्योंकि यहाँ वर्षा से क्षेत्र है तो खरीफ मक्का ही लगाते हैं, लेकिन जिस किसान के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो किसान गर्मा मक्का की खेती करते हैं, क्योंकि गर्मा मक्का की तुलना में खरीफ मक्का की तुलना में गर्मा मक्का में रोग, कीट, व्याधि तथा खरपतवार सारी की समस्या कम आती है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो जिन किसानों भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो गर्मा मक्का की खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं। और किसान भाई अगर गर्मा मक्का की खेती कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा और ज़्यादा लाभान्वित। तो डॉक्टर साहब, ये हमारे किसान भाई को बताएं कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ज़मीन किस तरह का होनी चाहिए और ज़मीन की जुताई वगैरह किस तरह करें। किसान भाई जिस समय खेत तैयार कर रहे हैं, किसान भाइयों को चाहिए कि खेत की 2 बार अच्छी प्रकार से जुताई करके पाटा लगा के खेत तैयार कर लें। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत की तैयारी के समय ही चारों ओर ड्रेनेज चैनल, ताकि अत्यधिक अगर जल खेत में जमा हो जाता है तो उसको सुगमतापूर्वक किसान भाई निकाल सके, इसलिए ड्रेनेज चैनल चारों ओर निकाल लेना चाहिए। और जिस समय वो खेत की जुताई कर रहे हैं उसी समय अगर किसान भाइयों के पास 10 टन सड़ी गोबर की खाद है तो उसको खेत में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिन पहले अगर खेत में सड़ी गोबर की खाद मिला देते हैं तो वो डिकम्पोज करके मक्के के पौधे को बहुत ज़्यादा फायदा ग्रोथ उसका अच्छा होता है और पैदावार किसान भाइयों को ज़्यादा मिलती है। जिस समय किसान भाई बुआई कर रहे हैं उस समय किसान भाइयों को, चूँकि झारखंड की भूमि अम्लीय है, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय जो लाइन खोल रहे हैं उसमें किसान भाइयों को 3 क्विंटल चूना का प्रयोग करना चाहिए। 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उसकी मिट्टी की अम्लीयता को कम किया जा सके। और मिट्टी अगर उदासीन रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को पौधा लेगा और उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो अब ये जानकारी हमारे किसान भाई को दे कि चूँकि अब लगाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रजाति, कौन से बीज, कौन सा प्रजाति लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
मुनाफा और समय पर फसल तैयार हो जाए। किसान भाई जो गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं उनके लिए यही होता है कि वो पूर्ण अवधि वाली जो मक्का की फसल है उनको ले। जैसे हमारे यहाँ HQPM 1 है ना, स्वान कंपोजिट अगर किस्म लगाना चाहते हैं तो स्वान ले लें, प्राइवेट में Pro 311 तथा बायो 9682 और बायो 9637, ये सब कुछ किस्में हैं जिनको किसान भाई अपने यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम अवधि की मालवी मक्का 2 किस्म भी बहुत अच्छी है और अच्छा उत्पादन देती है, उसका भी वो किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं गर्मा मक्का में। तो ये सब किस्मों को अगर किसान भाई लगा रहे हैं तो उनको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। गर्मा मक्का में सिंचाई का, जैसे मैंने शुरू में बताया, सिंचाई का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो किसान भाई गर्मा मक्का की खेती नहीं कर सकते हैं। किसान भाइयों को जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं कुछ और बातों बताना चाहता हूँ कि जैसे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे पंक्ति से पंक्ति वो 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और अगर उनके पास सिंचाई की सुविधा है तो अगर वो रिज फरों पे लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें पानी की खपत कम होती है। केवल वो फरों में ही पानी देंगे, रिज पूरी तरह से भीगने की ज़रूरत नहीं है, तो रिज उसमें पानी की बचत होती है। तो रिज फरो सिस्टम में लगाएं और रिज के एक साइड में उसकी मक्के की बुआई करें और दूसरे साइड में वो दूसरी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं, जिससे उनको दुगना मुनाफा प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों को उसके साथ में अंतर्वर्ती खेती को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए अगर मक्के की खेती कर रहे हैं, क्योंकि मक्का के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस खाली रह जाता है। उसके बीच में उनको ज़रूर से ज़रूर दूसरी फसल को खेती करना चाहिए, ताकि उसी पानी में प्रति बूंद वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। और किसान भाइयों को करीब अगर गर्मा मक्का की खेती कर रहे हैं तो 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता उनको पड़ती है। खासकर सीडलिंग स्टेज में, जो पौधा सीडलिंग स्टेज में होता है उस समय सिंचाई की ज़रूरत होती है। घुटने के आकार का पहुंचता है उस समय, नरमंजरी तथा पुष्पावस्था में जब रहता है पौधा उस समय, और तथा दाने भरते समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दाना भरते समय अगर पानी की कमी होती है तो दाना पुष्ट नहीं बन पाता है और उत्पादन में गिरावट आती है। तो इसलिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और 6 से 8 सिंचाई अगर गर्मा मक्का में वो दे रहे हैं तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। जैसा कि डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि फसल के बढ़वार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यूरिया, खाद, ये सब की जरूरत पड़ती है। तो वो किस अवस्था में कब कब कितने मात्रा में डालेंगे? किसान भाई जब खेत में गर्मा मक्का की बुआई कर रहे हैं उसी समय किसान भाइयों को चाहिए कि 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास के साथ 150 किलोग्राम का 1/3 मात्रा नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा किसान भाई बुआई के समय प्रयोग करें। बची हुई 2/3 मात्रा को 2 भाग में विभक्त करके किसान भाइयों को जब पौधा घुटने के आकार का पहुंच रहा है उस समय तथा नर मंजरी की अवस्था में उस समय प्रयोग करना चाहिए। तो अगर इस तरह से किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। हम लोग ये रिसर्च द्वारा भी पाए हैं कि अगर नाइट्रोजन को किसान भाइयों के पास सुविधा है तो 3 की जगह अगर वो 5 भागों में बांट के दे रहे हैं, एक 10% शुरू में बुआई के समय, 20% जब पौधा 4 पत्ती की अवस्था में पहुंचता है, 30% जब पौधा घुटने के आकार का पहुंचता है और 30% जब पौधा नरमंजरी की अवस्था पर पहुंचता है तथा 10% जब दाने भरने की अवस्था में पहुंचता है। उस समय अगर 5 बार में करके दे रहे हैं तो वो किसान भाइयों को 14%, 3 बार की जगह 5 बार में डाल रहे हैं तो 14% उत्पादन में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो किसान भाई अगर उसका स्प्लिट एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा और किसान भाइयों को ज़्यादा आमदनी प्राप्त। साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी और विस्तार में बताया कि गर्मा मक्का की खेती किस प्रकार से की जाए। इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों, गर्मा मक्के के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छे किस्मों का हम चुनाव किस प्रकार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और आपकी आर्थिक उन्नति हो, आप सभी का विकास हो। तो ये जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। अब वक्त हो गया है किसान भाइयों हमें आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम याद दिला दें कि कॉपी कलम निकालिए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातूर, रांची। पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जोहार।